हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव श्रीवास्तव। तो लीजिए, हमारे बायोटेक्नोलॉजी की इस सीरीज में हम अपना अगला लेक्चर यहाँ लेकर आपके सामने यहाँ मौजूद है। बायोटेक्नोलॉजी के जो लेक्चर चल रहे हैं, इसमें हम लोग धीरे धीरे करके बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम पूरे समझते जाएंगे। ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये मेरे शॉर्ट लेक्चर्स हैं। यदि आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं या इसके अलावा किसी और अन्य टॉपिक पर यदि आप लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स लिखिए और ये वीडियो को आपको कैसा लगा वो भी आप जरूर बताइए। और साथ साथ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो लीजिए, हम ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक। और हमारे आज का टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जब हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये किस तरीके से पूरी टेक्निक कंप्लीट होती है, बट जो उसमें यूज होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे वो थे टूल्स। अब जब हम बात करते हैं टूल्स के बारे में तो पूरी की पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी डिपेंडेंट टूल्स के ऊपर, और ये जो टूल्स हैं वो टोटल क्लासिफाई किए जाते हैं तीन कैटेगरी में। सबसे पहला जो टूल होता है वो होते हैं एंजाइम। सबसे पहला जो टूल्स होता है वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स। दूसरा जो टूल होता है वो कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर। दूसरा कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर। और तीसरा जो होता है वो कहलाता है कॉम्पिटेंट होस्ट। थर्ड इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंट होस्ट। तो ये तीन मेन टूल्स हैं जिसकी हेल्प से जो बायोटेक्नोलॉजी में होने वाली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट होती है। इसमें बात करते हैं कि ये है क्या चीजें। तो जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दे आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज लाइसोजाइम एंजाइम and the second is actually called as cleaving enzyme. ओके, तो पहले जो है वो कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरे होते हैं क्लीविंग एंजाइम। अगली बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। तो जो क्लोनिंग वेक्टर होता है इसको हम वीकल डीएनए भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट विल कैरी द फॉरेन डीएनए व्हिच इज रिक्वायर्ड टू गेट either get multiplied or either get copied in the host cell. Or competent host is any bacteria or any microorganism in the body of which what happens, the foreign DNA or the plasmid will be make the multiple copies of the desired DNA fragment or desired gene. तो ये तीन मेन टूल्स होते हैं। अब इन टूल्स में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, हम एक एक को डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं एंजाइम्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम इसमें जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें अपन जो वेक्टर है और कॉम्पिटेंट है, उस होस्ट है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? एंजाइम्स के बारे में। तो जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो मैंने आपको इसमें दो एंजाइम्स बताया। सबसे पहला एंजाइम जो मैंने आपको बताया वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम की जब मैं बात करता हूं तो ये मोस्ट कॉमन एंजाइम है जो जनरली आप लोग बहुत सुने होंगे या पढ़े होंगे। ये एंजाइम जो होता है बेसिकली ये यूज किया जाता है फॉर द लाइसिस ऑफ वॉल। लाइसिस ऑफ वॉल, और लाइसिस ऑफ वॉल मतलब क्या? तो ज्यादातर यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली जो सेल वॉल होती है ऑर्गेनिजम्स की, या तो वो मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज की और या तो बनी होती है काइटिन की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है और फंजाई में काइटिन की। तो सेल्यूलोज को डिग्रेड करने के लिए यूज किया जाता है जनरली सेल्यूलेज का, और काइटिन को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है काइटिनेज का। सो दीस आर द बेसिक एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड टू ब्रेक द सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल एक हार्ड लेयर होती है व्हिच कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड, और इसको रिमूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या चाहते हैं उसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए या वेक्टर को इंसर्ट करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, एंड दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। What is that? Restriction enzyme. इस पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है या सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, so that will be come from the topic of restriction enzyme. अब सवाल ये आता है कि what is this restriction enzyme? तो restriction enzyme को समझने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसकी पूरी हिस्ट्री से लेकर जो डिटेल है वो मैं पूरी आप लोगों को बताता हूं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होती है इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। इसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। एक कॉमन वर्ड ये है सीजर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसको हम लोग कैंची कहते हैं। तो हिंदी में इसे कहा जाता है आणविक कैंची। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? आणविक कैंची। क्योंकि कैंची का यूज शायद आप सभी को पता होगा कि जो कोई भी रस्सी हो या धागा हो या कपड़ा हो या किसी भी चीज को जब काटने के लिए यूज किया जाता है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैंची होती है, सीजर होती है। सेम ऐसे ही जब डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों
काटना हो या डीएनए में कोई कट करना हो तो उसके लिए भी कैंची लगेगी। अब हम जो कैंची अभी यूज कर सकते हैं वो कैंची तो यहां नहीं लगाएंगे ना डीएनए में, तो उसके लिए जो यूज होती है वो कहलाती है मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची, और इसको कई बार बायोलॉजिकल सीजर के नाम से भी जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? बायोलॉजिकल सीजर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखें ये नाम कि मॉलिक्यूलर सीजर या बायोलॉजिकल सीजर जो है वो कौन होते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अब अगली बात आती है इनकी खोज कैसे हुई और किसने किया। तो जब इनकी खोज की बात आती है तो खोज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है वार्नर आर्बर का। द वार्नर आर्बर इज द साइंटिस्ट हु स्टार्ट और हु एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1960s। In the 1960s, somehow some in book it is written as the 1962. तो 1960s मानते हैं, but exactly यदि डाटा जब देखा जाता है तो 1962 माना जाता है। तो वार्नर आर्बर in 1960s first of all discovered the restriction enzyme. Okay, but after the discovery of first enzyme by Arber, there are so many different scientists. What are the name of them scientists? That is the one name is the Smith and the second name is the Nathan. Smith and Nathan, they also discovered the another restriction enzymes in the different bacteria or in the different viruses. So basically जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला नाम जो है वो है आर्बर का, दूसरा नाम है स्मिथ का और तीसरा नाम है नाथन का। So the Arber, Smith and Nathan जो है they awarded by Nobel Prize in 1978 in the field of for the research of the restriction enzyme. So you have to remember these three names Arber, Smith and Nathan, जिन्होंने restriction enzyme की डिटेल स्टडी और उसके बारे में डिटेल जो है पूरी रिसर्च की है। बात करते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब वर्किंग की बात आती है तो एक पहले आपको मैं वो बताने से पहले एक छोटी सी आपको इसका मैकेनिज्म बताना चाहता हूं कि ये आया कहां से, कैसे डिस्कवर हुआ, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात आती है तो इसकी डिस्कवरी जो हुई है वो हुई है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम से। किससे हुई है बेटा इसकी डिस्कवरी? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब जब बात की जाती है कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जितनी बात मैं बता रहा हूं उतना जानना जरूरी है ताकि आपको ये तो पता रहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हम बोल रहे हैं कि ये कैंची की तरह काम कर रहा है, वी आर सेइंग कि इट इज अ सीजर, बट व्हाई इट इज वी आर यूजिंग द वर्ड रिस्ट्रिक्शन, सो यू हैव टू नो दिस थिंग। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं उनमें एक मैकेनिज्म होता है ऑफ द प्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल सेल में प्रोडक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट जो वायरसेस होता है। एक बात ये कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस। तो ये बैक्टीरियोफेजेस कैसे इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, शायद आप सभी को पता होगा कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के इनसाइड उनका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट या जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं। वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में जाकर मल्टीप्लाई करता है, रेप्लिकेट होता है और न्यू वायरल सेल का फॉर्मेशन करके उसकी वॉल को रप्चर करके उसकी डेथ कॉज कर देता है। तो उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरियल सेल में एक सिस्टम होता है और वो कहलाता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अब पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो क्या और कैसे करता है बैक्टीरिया। तो होता यह है कि बैक्टीरियल सेल एक स्पेसिफिक एंजाइम का सिक्रीशन करती है। क्या करती है? एंजाइम का सिक्रीशन। और ये एंजाइम जो है वो जाकर जो वायरस का डीएनए या वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल मोस्ट कॉमनली डीएनए, जो कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो ये जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है ये जाकर वायरल डीएनए को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस मैकेनिज्म से यहां पर क्या हो जाता है? रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। किस चीज का रिस्ट्रिक्शन? कि वायरस बैक्टीरियल बॉडी को या बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करे या बैक्टीरिया की डेथ करे, तो उससे यहां पर क्या हो जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि यहां मॉडिफिकेशन वर्ड जो ऐड किया गया है, तो होता यह है कि कहीं ये एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर कोई इंपैक्ट ना करे। भाई एंजाइम जो सीक्रेट हो रहा है वो डीएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए हो रहा है, तो बट ऑब्वियस बात है कि यदि वो वायरस के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सो देयर में बी द चांस कि वो बैक्टीरिया के सेल्फ डीएनए को भी क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया द मिथाइलेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है बेटा? मिथाइलेशन टेक्स प्लेस। अब ये मिथाइलेशन क्या होता है? तो मिथाइलेशन का मतलब ये हो गया जो मेथिल ग्रुप होता है दैट विल बी एडेड विद द डीएनए। मेथिल ग्रुप जो होता है वो एडेड हो जाता है कहां पर? डीएनए पर,
जिस जगह पर वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है या एंजाइम जो कट करने वाला है उस जगह पर मेथिल ग्रुप जो होता है वो डीएनए से ऐड हो जाता है और फिर इस तरीके से ये एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता है बल्कि वायरस के जो डीएनए है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर बैक्टीरियल सेल क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच द बैक्टीरियल सेल प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द वायरसेस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो मैकेनिज्म हुआ था साइंटिस्ट ने ये देखा, आर्बर ने देखा कि हाउ बैक्टीरिया इज गेट protecting itself from the viral DNA, तो he discovered the restriction enzyme। तो शायद अब आपको समझ में आ गया हो कि ये restriction enzyme की डिस्कवरी कैसे हुई। अब आगे बात करते हैं कि restriction enzyme वर्क कैसे करता है। उससे पहले कुछ दो तीन बातें खास मैं आपको बताना चाहूंगा कि restriction enzyme जो होता है it recognize the specific sequence, it recognize the specific sequence। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है यानी पहचानता है और जहां वो उसको पहचानता है उस जगह पर ये क्या कर देता है, कट कर देता है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डीएनए का बैंड होता है उस बैंड को और डीएनए में स्पेसिफिकली जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्यों बोल रहा हूं। एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, दे आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इट मींस दैट कि हम अपनी सरल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, आप लोग पहली खेलते थे, पहली बूझो पहली वाला एक मैकेनिज्म होता था, एक खेल होता था। तो वो जो पहली बूझो वाला खेल होता था उसमें उल्टा सीधा एक समान ऐसा बोलते थे, 10 शब्दों का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान ऐसा बोलते थे। उसमें आता था सेवक राम मरा तब से, ऐसा बोलते हैं। तो उल्टा सीधा एक समान होता है। इसको मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल से आपको बताता हूं। एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया हुआ है मलयालम, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मलयालम की यदि हम बात करते हैं तो मलयालम ये जो आप लोग जानते हैं मलयालम ये जो एक लैंग्वेज होती है ये जो होती है इसका आप यहां से पढ़ना शुरू करिए MALYLAM। अब यहां से शुरू करिए MALYLAM, यानी आप दोनों तरफ से पढ़िए, चाहे इज लेफ्ट टू राइट चाहे राइट टू लेफ्ट, इन बोथ डायरेक्शन यू विल गेट द सेम स्पेलिंग। और ऐसे जो सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के कि जो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम चलते हैं, यदि वो सेम होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का बेस्ट एग्जांपल जो इको R1 की कट साइड होती है, जैसे GAATTC, फिर यदि हम बात करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं तो ये बनेगा CTTAAG। तो आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाइए, यहां पर आपको दिखाई देगा। जब आप यहां पर इस तरीके से मूव करेंगे तो यू कैन फाइंड दैट कि यहां से पढ़ने पर GAATTC आ रहा है और यहां से इधर आने पर भी GAATTC आ रहा है। और ये जो एंजाइम किसकी कट साइट होती है, तो ये कट साइट होती है इको R1 की। ये जो इको R1 मैंने नाम यूज किया है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जांपल है जो इस जगह पे कट करेगा और यहां पर इस जगह पे कट करेगा, यानी G के बाद कट करेगा और इस तरह ये यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हम आगे देखेंगे कैसे ब्रेक होता है वो। अब आगे बात करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते कितने प्रकार के हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टोटल होते हैं कितने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर टोटल 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, हम इनकी किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं। सो दे आर ऑफ 3 टाइप। इसको ऐसा लिखा जाता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो ये कि हम इसके कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट। क्या इन्हें वर्क करने के लिए कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक बात। दूसरी बात हम बात करेंगे सब यूनिट्स, क्या इनकी कुछ सब यूनिट्स होती हैं, एक वो बात करेंगे। फिर अगले हम बात करेंगे अबाउट दी कटिंग साइड, क्या ये कट करते हैं या नहीं करते हैं। और फिर यूज, अगली बात करेंगे यूज की, इनका यूज कहां और कहीं किया जाता है या नहीं किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है उसकी रिक्वायरमेंट होती है एटीपी एनर्जी की, उसके साथ साथ मैग्नीशियम आयन की, ठीक है, और उसके अलावा सल्फर कंटेनिंग एडेनोसिल मेथियोनिन, एडेनोसिल मेथियोनिन। ओके, ये जो होता है मेथियोनाइन, ये जो होता है रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, टाइप 1 के लिए। टाइप 2 के लिए केवल रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयंस की।
टाइप 2 के लिए केवल कौन रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीशियम आयन, और टाइप 3 के लिए सेम टाइप 1 के जैसे एटीपी, मैग्नीशियम आयन और सल्फर कंटेनिंग एडेनोसाइन मेथियोनिन या मेथियोनिन। ओके, ये रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, टाइप 3 के लिए। तो एक बात यहां पर समझ में आ गई होगी आपको कि यहां पर टाइप 1 और टाइप 3 की रिक्वायरमेंट सेम है, और टाइप 2 के लिए जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, मैग्नीशियम आयन। अब बात करते हैं सब यूनिट्स के बारे में। तो टाइप 1 की जो होती है इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं। टाइप 2 जो होता है ये बहुत सिंपल होता है, जबकि टाइप 3 जो होता है इसको रिक्वायर्ड होती है 2 सब यूनिट्स की। ठीक है, अगली बात करते हैं कि कटिंग साइट के बारे में बात करते हैं। सो ये रिकॉग्नाइज करती है, सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, बट डू नॉट कट, ये कट नहीं करती है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज भी करती है सीक्वेंस को और उसको कट भी करती है। और टाइप 3 भी रिकॉग्नाइज जरूर करता है, बट it will not cut the sequences, it do not cut the DNA sequence। ठीक है, तो एक बात यहां से समझ में आ रही होगी आप लोगों को, जो साफ साफ दिख रहा है कि केवल टाइप 2 है जो क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है और डीएनए को कट करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये भी नहीं कट कर रहा है, ये भी कट नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि आपको कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच type of restriction enzyme is utilized in the recombinant DNA technology, so the answer is so much simple, the type 2 restriction enzyme is used in the recombinant DNA technology। Answer is why? So is that कि because it recognize and also cut the DNA sequences, जबकि जो 1 और 3 होते हैं they recognize but they do not cut the DNA sequences। The next important thing is that एक और बात याद रखना है कि which ions are required type 2 for the mechanism, so that is the magnesium ion, which are the very important। okay, तो ये बात हो गई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स के बारे में। अगली बात आती है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर, यानी इनका नाम कैसे रखा जाता है। जैसे मैंने अभी एक नाम बोला था इको आर्गन, तो बहुत से लोगों को ये लगा होगा अरे ये इको आर्गन क्या आ गया, कहां से आ गया, कैसे आ गया। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल के साथ उसको पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर की जब बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर को एक साथ में एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा और उसका नोमेनक्लेचर भी। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर को हम हिंदी में बोलते हैं नामकरण, उनका नाम कैसे रखा जाता है। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। मैं आपको 3 एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं जिनसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है इको आर्मन, इको R1। इनके लिखने का भी एक तरीका होता है, यदि आपने गलत तरीके से लिखा तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा होता है बाम H1, ठीक है, और थर्ड होता है जो है HING3। तो ये ऐसे 3 जो है अलग अलग नाम से मैं आप लोगों को ये बताना जा रहा हूं कि ये नाम क्यों और कैसे रखे गए हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जब आता है इसमें, तो सबसे पहला नाम रखा जाता है जीनस का। सबसे पहला नाम किसका आता है, जीनस का। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो आता है स्पीसीज का। किसका आता है बेटा, स्पीसीज का। तीसरा नाम आता है स्ट्रेन का। किसका आता है, स्ट्रेन का। और जो फोर्थ नेम आता है वो आता है इसके किसके बारे में, आइसोलेशन के बारे में, कि हाउ एंड व्हेन इट इज आइसोलेटेड, दैट विल बी द फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो आप कैसे याद रखोगे, 4 चीजें, क्या क्या, पहला नाम जीनस का, दूसरा स्पीसीज का, फिर स्ट्रेन का, फिर आइसोलेशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इको आर्गन से स्टार्ट करते हैं। तो इको आर्गन में ध्यान से देखना, मैं इनको अलग अलग कर देता हूं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 सॉरी ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, अब इनके हम नाम लेते हैं। सबसे पहले इको आर्गन से स्टार्ट करते हैं। तो इको आर्गन में पहला जीनस में ई का मतलब होता है एस्चेरिचिया, शायद सुना होगा आप लोगों ने। ई का जो होता है वो क्या होता है, दैट विल बी द दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्चेरिचिया। ओके, फिर यदि हम बात करते हैं को, तो वो स्पीसीज होती है कोलाई। ओके, स्ट्रेन की बात करते हैं तो ये होती है RY13H। स्ट्रेन कौन सी है, RY13H, और इट इज आइसोलेटेड फर्स्टली, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, इसलिए रोमन यूज वर्ड किया जाता है और रोमन में इसको लिखा जाता है 1। तो ये पहले आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसके नाम हो गया एस्चेरिचिया कोलाई की RY13H स्ट्रेन का पहला एंजाइम, तो नाम हो गया इको आर्गन। अब बात करते हैं बाम H1 नाम कैसे आएगा, तो बी से होता है बैसिलस। बी से क्या होता है, बैसिलस। ठीक है, अब आता है एएम। तो एएम ये मॉर्निंग और इवनिंग वाला एएम नहीं है, इसका नाम होता है एमाइलो लिक्विफेशियंस। एमाइलो लिक्विफेशियन।
ओके, ये इसका होता है सेकंड नाम। अब बात करते हैं स्ट्रेन, तो इसकी स्ट्रेन होती है H, और फिर वही बात कि इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, इसलिए रोमन में इसका 1 लिख दिया है। अब बात करते हैं हिंट 3, तो H होता है हीमोफिलस, H जीनस क्या हो गई, हीमोफिलस। ओके, अब बात करते हैं IN, तो IN होता है इन्फ्लुएंजी या इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ओके, और बात करते हैं D, स्ट्रेन होती है इसकी RD, RD, तो चूंकि ये RR बार कॉमन होता था इसलिए RD लगा दिया, और बिकॉज इट इज आइसोलेटेड इन द थर्ड नंबर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिंट 3, रोमन का थर्ड यूज किया। तो यहां पर दो बातें आपको मैंने एक साथ बता दिया, एक तो एग्जांपल और दूसरा व्हाई दैट नेम इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर एंजाइम। तो यहां हमने सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले जो यदि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो वो ये 3 है, और ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखना है। एक बात बच्चों बहुत अच्छे से याद रखना, यदि पूछा गया कि विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड, सो दैट नेम इज हिंट 2। जो सबसे पहले आइसोलेटेड किया गया था वो क्या था, हिंट 2। किस जीनस से आइसोलेट किया गया, हीमोफिलस से, उसकी स्पीसीज क्या थी, इन्फ्लुएंजी, और उसकी स्ट्रेन क्या थी, RD, और ये सेकंड नंबर पर आइसोलेट करके जिसको प्रूफ किया गया था, दैट्स व्हाई इट इज हिंट 2। तो याद रखेंगे सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट करके जिसको प्रूफ किया गया था, बताया गया था, दैट इज हिंट 2। सो दीस ऑल आर अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अब अगली बात करते हैं कि हाउ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द साइट। तो इसकी कैसे कट करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, और वो कैसे ज्वाइंट होता है, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की नेसेसिटी नहीं है, बहुत सिंपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे अभी मैंने बताया था इको आर्गन का एग्जांपल लेते हैं अपन। इको आर्गन के एग्जांपल में GATT सेंटर में लिखा हूं, जल्दी समझाएगा, GATTC, ठीक है, ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर यहां पर आएगा GAATTC, फिर आएगा CTTAAG, इट इज फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जब कट होगा तो कट कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि इको आर्गन जो होता है वो G के बाद कट करता है, यानी एक कट यहां करेगा और एक कट यहां करेगा। जब कट करेगा तो ये कैसे सेपरेट होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम G, फिर यहां पर आएगा 3 प्राइम डैश CTTAA। ओके, अब दूसरा यहां पर जो अलग होगा वो क्या रहेगा, AATTC 3 प्राइम, इसकी पेयर में रहेगा G 5 प्राइम, और ऐसा खाली रहेगा। यानी यदि मैं इसको डिजाइन बनाऊं, जरा इसकी तो आपको जल्दी समझाएगा, देखना जरा ध्यान से, इट विल बी लाइक दिस। कैसा हमारा डिजाइन दिखाई दे रहा है आपको, वो जैसे बच्चों के खेलने के बॉक्स आते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, बॉक्स जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो ये जब इस तरीके से कुछ न्यूक्लियोटाइड फ्री होते हैं, सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज स्टिकी एंड। ये क्या कहलाता है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड, और ये स्टिकी एंड इजीली जो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए द मोस्ट कॉमन ज्यादातर जो एंजाइम यूज किए जाते हैं ऐसे यूज किए जाते हैं जो किसका फॉर्मेशन करे, स्टिकी एंड का फॉर्मेशन करे। तो स्टिकी एंड बनने के कारण वो इजीली क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो इस तरीके से ब्लंट एंड बनाते हैं, ब्लंट एंड का मतलब सीधा सीधा, जिसमें डायरेक्टली वो एक दूसरे से अटैच हो, स्ट्रेट हो, तो ये कहलाता है ब्लंट एंड। तो ज्यादातर जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं तो दो टाइप के एंड बनाते हैं, एक होता है ब्लंट एंड और एक होता है स्टिकी एंड। यदि सेंटर से कट करेगा तो दो बराबर पार्ट हो जाएंगे और उससे ब्लंट एंड बनेगा, और यदि इस तरीके से कट करेगा तो जो ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जब प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, स्टिकी एंड। सो दिस ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो ये बातें थी हमारे सबसे पहले पार्ट ऑफ द टूल्स ऑफ रिकॉमेंड इन डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज द एंजाइम। तो आप जरूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में ये हमें बताएं कि हमारा ये लेक्चर कैसा था, और यदि आप किसी टॉपिक के लेक्चर चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।